मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा। मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा की धारणा है कि मनोवैज्ञानिक कष्ट व्यक्ति की अकेलापन, विसंबंधन तथा जीवन का अर्थ समझने और यथार्थ संतुष्टि प्राप्त करने में अयोग्यता की भावना के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य व्यक्तिगत समृद्धि एवं आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इच्छा तथा संवेगात्मक रूप से विकसित होने की सहज आवश्यकता से अभिप्रेरित होते हैं। जब समाज और परिवार के द्वारा ये आवश्यकताएं बाधित की जाती है तो मनुष्य मनोवैज्ञानिक कष्ट का अनुभव करता है। आत्मसिद्धि को एक सहज शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो व्यक्ति को अधिक जटिल, संतुलित और समाकलित होने के लिए अर्थात बिना खंडित हुए जटिलता और संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। समाकलित होने का तात्पर्य है साकल्य बोध एवं संपूर्ण व्यक्ति होना, भिन्न भिन्न अनुभवों के होते हुए भी मूल भाव में व्यक्ति होना। जिस तरह से भोजन या पानी की कमी का कष्ट का कारण होती है, उसी तरह आत्मसिद्धि का कुंठित होना भी कष्ट का कारण होता है। जब सेवार्थी अपने जीवन में आत्मसिद्धि की बाधाओं का प्रत्यक्षण कर उनको दूर करने के योग्य हो जाता है, तब रोगोपचार घटित होता है। आत्मसिद्धि के लिए आवश्यक है कि संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति। समाज और परिवार संवेगों की इस मुक्त अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति से समाज को क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि इससे ध्वंसात्मक शक्तियां उन्मुक्त हो सकती हैं। यह नियंत्रण सामयिक समाकलन की प्रक्रिया को निष्फल करके विध्वंसक व्यवहार और नकारात्मक संवेगों का कारण बनता है। इसलिए चिकित्सा के दौरान एक अनुज्ञानात्मक, अनिर्णयात्मक तथा स्वीकृतिपूर्ण व्यवहार तैयार किया जाता है, जिसमें सेवार्थी के संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति हो सके तथा जटिलता, संतुलन और समाकलन प्राप्त किया जा सके। इसमें मूल पूर्व धारणा यह है कि सेवार्थी को अपने व्यवहारों का नियंत्रण करने की स्वतंत्रता है तथा यह उसका उत्तरदायित्व है। चिकित्सक केवल एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक होता है। चिकित्सा की सफलता के लिए सेवार्थी स्वयं उत्तरदायी होता है। चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य सेवार्थी की जागरूकता को बढ़ाना है। जैसे जैसे सेवार्थी अपने विशिष्ट व्यक्तिगत अनुभवों को समझने लगता है, वह स्वस्थ होने लगता है। सेवार्थी आत्म संवेदी की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, जिससे वह स्वस्थ हो जाता है। अस्तित्व परक चिकित्सा। विक्टर फ्रैंकल नामक एक मनोरोग विज्ञानी और तंत्रिका विज्ञानी ने उद्बोधक चिकित्सा लोगोथेरेपी प्रतिपादित की। लॉरेंस लोगोस आत्मा के लिए ग्रीक भाषा का एक शब्द है और उद्बोधक चिकित्सा का तात्पर्य आत्मा का उपचार। फ्रैंकल जीवन के प्रति खतरनाक परिस्थितियों में भी अर्थ प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। इस अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का आधार व्यक्ति के अपने अस्तित्व का आध्यात्मिक सत्य प्राप्त करने के लिए की खोज होती है, जो एक अचेतन मन होता है, जो मूल प्रवृत्तियों का भंडार। उसी तरह एक आध्यात्मिक अचेतन भी होता है, जो प्रेम, सौंदर्यात्मक अभिज्ञता और जीवन मूल्यों का भंडार होता है। जब व्यक्ति के अस्तित्व के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक पक्षों से जीवन की समस्याएं जुड़ती हैं तो तंत्रिका तापी दुश्चिंता उत्पन्न होती है। फ्रैंकल ने निरर्थकता की भावना को उत्पन्न करने में आध्यात्मिक दुश्चिंता की भूमिका पर जोर दिया और इसलिए इसे अस्तित्व दुश्चिंता, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी अर्थात आध्यात्मिक मूल की तंत्रिकातापी दुश्चिंता कहा जाता है। उद्बोधक चिकित्सा का उद्देश्य अपने जीवन की परिस्थितियों में ध्यान रखे बिना जीवन में अर्थता और उत्तरदायित्व बोध प्राप्त करने में सेवार्थी की सहायता करता है। चिकित्सक सेवार्थी के जीवन की विशिष्ट प्रकृति पर जोर देता है और सेवार्थी को अपने जीवन में अर्थवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उद्बोधक चिकित्सा में चिकित्सक निष्कपट होता है और अपनी भावनाओं, मूल्यों और अपने अस्तित्व के बारे में सेवार्थी से खुलकर बात करता है। इसमें आज और अभी पर जोर दिया जाता है और अन्यारोपण को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया जाता है। चिकित्सक सेवार्थी को वर्तमान की तात्कालिकता का स्मरण कराता है। अपने अस्तित्व का अर्थ प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में सेवार्थी की मदद करना चिकित्सक का लक्ष्य होता है। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा कॉल रॉजर्स द्वारा प्रतिपादित की गई। रॉजर्स ने वैज्ञानिक निग्रह को सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा की व्यष्टिकृत पद्धति से संयुक्त किया। रॉजर्स ने मनोचिकित्सा में समय के संप्रदायों को प्रस्तुत किया और उनकी चिकित्सा का मानना है कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व का मूल स्वतंत्रता और वर्ण होते हैं। चिकित्सा एक ऐसा गर्मजोशी का संबंध प्रदान करती है जिससे सेवार्थी अपनी विघटित भावनाओं के साथ संबंध हो सकता है। चिकित्सक तदनुभूति प्रदर्शित करता है, अर्थात सेवार्थी के अनुभव को समझना, जैसे कि उसी का हो उसके प्रति सहृदय होता है और अशक्त सकारात्मक आदर रखता है, अर्थात सेवार्थी जैसा उसी रूप में उसे स्वीकार करता है। तदनुभूति चिकित्सक और सेवार्थी के बीच में एक सामूहिक अनुवाद की स्थिति होती है और बनाती है। अशर्त सकारात्मक के आदर यह बताता है कि चिकित्सक की सकारात्मक हार्दिकता सेवार्थी की उन भावनाओं पर आश्रित नहीं है जो वह चिकित्सा सत्र के दौरान प्रदर्शित करता है। यह अनन्य अशर्त हार्दिकता
यह सुनिश्चित करती है कि सेवार्थी चिकित्सक के ऊपर विश्वास कर सकता है तथा स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकता है। सेवार्थी इतना सुरक्षित महसूस करता है कि वह अपनी भावनाओं का अन्वेषण करने लगता है। चिकित्सक सेवार्थी की भावनाओं का अन्य निर्णयात्मक तरीके से परावर्तन करता है। यह परावर्तन सेवार्थी के कथनों की पुनः अभिव्यक्ति से प्राप्त किया जाता है, अर्थात सेवार्थी के कथनों के अर्थवर्धन के लिए उससे सरल स्पष्टीकरण मांगना। परावर्तन की यह प्रक्रिया सेवार्थी को समाकलित होने में मदद करती है। समायोजन बढ़ने के साथ ही व्यक्तिगत संबंध भी सुधरते हैं। सार यह है कि चिकित्सा सेवार्थी को अपना वास्तविक स्व होने में मदद करती है, जिसमें चिकित्सक एक सुगम कर्ता की भूमिका निभाता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा। जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र। यह चिकित्सा फ्रेडरिक फिट्ज पल्स ने अपनी पत्नी लॉरा पल्स के साथ मिलकर प्रस्तुत की। गेस्टाल्ट चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति की आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति के स्तर को बढ़ाना होता है। सेवार्थी को शारीरिक प्रक्रियाओं और संवेगों जो जागरूकता को अवरुद्ध करते हैं को पहचानना सिखाया जाता है। चिकित्सक इसके लिए सेवार्थी को अपनी भावनाओं और द्वंद्वों के बारे में उनकी कल्पनाओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह चिकित्सा समूह में प्रयुक्त की जा सकती है। जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा। मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार हेतु दवाएं निर्दिष्ट की जाती हैं। मानसिक विकारों के उपचार के लिए दवाओं का नुस्खा एक अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी, जिससे मनोरोग विज्ञानी कहा जाता है, द्वारा लिखा जाता है। वे चिकित्सा परक डॉक्टर होते हैं जिन्हें मानसिक विकारों के ज्ञान, निदान और उपचार में विशेषता प्राप्त होती है। किस प्रकार की दवा उपयोग की जाएगी यह विकारों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीव्र मानसिक विकृति जैसे मनोविचलता और द्विध्रुवीय विकार में मनस्तापी विरोधी औषधियों की आवश्यकता होती है। सामान्य मानसिक विकार जैसे सामान्यकृत दुश्चिंता या प्रक्रियात्मक अवसाद में भी मृदुतर औषधियों की आवश्यकता पड़ सकती है। मानसिक विकारों के उपचार के लिए निर्दिष्ट दवाओं के अनुषंगी प्रभावी होते हैं, जिन्हें समझने और मॉनिटर करते रहने की जरूरत होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि दवाओं को उचित चिकित्सापरक पर्यवेक्षण में ही दिया जाए। यहाँ तक कि वे दवाएं जो एक सामान्य व्यक्ति परीक्षा के लिए जाकर पढ़ने के लिए उपयोग करता है या किसी पार्टी में चरम उत्तेजन प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है, इनके भी खतरनाक अनुषंगी प्रभाव हो सकते हैं। इन दवाओं की लत पड़ सकती है और ये शरीर तथा मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकती है। आपने चलचित्रों में मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों को बिजली का आघात देते हुए देखा होगा। विद्युत आक्षेपी चिकित्सा। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा का एक दूसरा प्रकार है। इलेक्ट्रोड द्वारा बिजली के हल्के आघात रोगी के मस्तिष्क में दिए जाते हैं, जिससे आपेक्ष उत्पन्न हो सके। जब रोगी के सुधार के लिए बिजली के आघात आवश्यक समझे जाते हैं, तो ये केवल मनोरोग विज्ञानी के द्वारा ही दिए जाते हैं। विद्युत आक्षेपित चिकित्सा एक नियमित उपचार नहीं है और यह भी तभी दिया जाता है जब दवाएं रोगी के लक्षणों को नियंत्रित करने में प्रभावी नहीं होती। मनोचिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ में योगदान देने वाले कारक। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मनोचिकित्सा मानसिक कष्टों के उपचार हेतु है। ऐसे कई कारक हैं जो स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इनमें से कुछ कारक निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य लाभ में एक महत्वपूर्ण कारक है चिकित्सक द्वारा अपनाई गई तकनीक तथा रोगी सेवार्थी के साथ इन्हीं तकनीकों का परिपालन। यह दुश्चिंता सेवार्थी को स्वस्थ करने के लिए व्यवहार पद्धति और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा शाखा अपनाई जाती है, तो विश्रांति की स्थिति और संज्ञानात्मक पुनर्संरचना तकनीक स्वास्थ्य लाभ में बहुत बड़ा योगदान देती है। चिकित्सात्मक मैत्री जो चिकित्सक एवं रोगी सेवार्थी के बीच बनती है, वे स्वास्थ्य लाभ के गुण विद्यमान होते हैं, क्योंकि चिकित्सक नियमित रूप से सेवार्थी से मिलता है तथा उसे तदनुभूति और हार्दिकता प्रदान करता है। चिकित्सा के प्रारंभिक सत्रों में जब रोगी सेवार्थी की समस्याओं की प्रकृति को समझने के लिए उसका साक्षात्कार किया जाता है, तो वह स्वयं द्वारा अनुभव किए जा रहे संवेगात्मक समस्याओं को चिकित्सक के सामने रखता है। संवेगों को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को भाव विरेचन या कथारसिस कहते हैं और इसमें स्वास्थ्य लाभ के गुण विद्यमान होते हैं। मनोचिकित्सा से संबंधित अनेक अविशिष्ट कारक इनमें से कुछ कारक रोगी सेवार्थी से संबंधित बताए जाते हैं तथा कुछ चिकित्सक से। ये कारक अवशिष्ट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये मनोचिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों, भिन्न रोगियों सेवार्थियों तथा भिन्न मनोचिकित्सकों के आर पार घटित होती हैं। रोगी सेवार्थियों पर लागू होने वाले अवशिष्ट कारक परिवर्तन के लिए अभिप्रेरणा, उपचार के कारण सुधार की प्रत्याशा इत्यादि, इन्हें रोगी चर पेशेंट वेरिएबल कहा जाता है। चिकित्सक पर लागू होने वाले अविशिष्ट कारक है सकारात्मक स्वभाव, अनसुलझे संवेगात्मक द्वंद्वों की अनुपस्थिति, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की उपस्थिति इत्यादि, इन्हें चिकित्सक चर थेरेपिस्ट वेरिएबल कहा जाता है। मनोचिकित्सा के नैतिक सिद्धांत। कुछ नैतिक मानक जिनकी व्यावसायिक चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए वे हैं
सेवार्थी से सुविज्ञ सहमति लेनी चाहिए। सेवार्थी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। व्यक्तिगत कष्ट और व्यथा को कम करना मनोचिकित्सक के प्रत्येक प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए। चिकित्सक सेवार्थी संबंध की अखंडता महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए आदर, व्यावसायिक सक्षमता और कौशल आवश्यक है। वैकल्पिक चिकित्सा, इन्हें वैकल्पिक चिकित्सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पारंपरिक औषध उपचार या मनोचिकित्सा की वैकल्पिक उपचार संभावनाएं होती हैं। अनेक प्रकार की वैकल्पिक चिकित्साएं जैसे योग, ध्यान, एक्यूपंक्चर, वनौषधि उपचार इत्यादि। पिछले 25 वर्षों में मनोवैज्ञानिक कष्टों के लिए उपचार कार्यक्रम के रूप में योग एवं ध्यान ने सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त किए। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति जिसे पतंजलि के योग सूत्र के अष्टांग योग में विस्तृत रूप से बताया गया है। योग, जैसा कि समानता आजकल इसे कहा जाता है, का आशय केवल आसन या शरीर संस्थिति घटक अथवा सृजन अभ्यास या प्राणायाम अथवा दोनों के संयोग से होता है। ध्यान का संबंध श्वास और किसी वस्तु या विचार या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से के अभ्यास से। जहाँ तक ध्यान केंद्रित किया जाता है, विपश्यना ध्यान, जिसे सतर्कता आधारित ध्यान के नाम से भी जाना जाता है, में ध्यान को बांधे रखने के लिए कोई नियत वस्तु या विचार नहीं होता। व्यक्ति निष्क्रिय रूप से विभिन्न शारीरिक संवेदनाओं, विचारों उसकी चेतना में आते रहते का प्रेक्षण करता है। तीव्र गति से श्वास लेने की तकनीक जो अत्यधिक वायु संचार करती है, जैसे सुदर्शन क्रिया योग में प्रयुक्त की जाती है, लाभदायक, कम खतरे वाली और कम खर्चे वाली तकनीक है। यह दबाव, दुश्चिंता, अभिघात, उत्तर दबाव, विकार, अवसाद, दबाव संबंधी चिकित्सा, रोग, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग तथा अपराधियों के पुनर्स्थापन के लिए उपयोग की जाती है। सुदर्शन क्रिया योग का उपयोग सामूहिक विपदा के उत्तरजीवियों में अभिघात, उत्तर दबाव विकास को समाप्त करने के लिए लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तकनीक के रूप में किया जाता है। योग विधि कुशल क्षेम, भावदशा, ध्यान, मानसिक केंद्रितता तथा दबाव सहिष्णुता को बताती है। एक कुशल योग शिक्षक द्वारा उचित प्रशिक्षण तथा प्रतिदिन 30 मिनट का अभ्यास इसके लाभ को बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, निम्हांस, भारत में किए गए शोध ने प्रदर्शित किया कि सुदर्शन क्रिया योग अवसाद को कम करता है। इसके अलावा जो मध्यवयस्क रोगी सुदर्शन क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, उनके अवसाद एवं दबाव स्तर में कमी पाई जाती है। निद्रा का उपचार योग से किया गया है। योग नींद आने की अवधि को कम करता है तथा निद्रा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अमेरिका में सिखाया जाने वाला कुंडली योग मानसिक विकारों के उपचार में प्रभावी पाया गया। अरैखिक विज्ञान संस्थान, द इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन लीनियर साइंस, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो, अमेरिका ने पाया कि कुंडलिनी योग मनोग्रहित बाध्यता विकार के उपचार में प्रभावी है। कुंडलिनी योग में मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीक या प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है। अवसाद की पुनरावृत्त घटना की रोकथाम सतर्कता आधारित ध्यान या विपश्यना के द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार का ध्यान रोगियों को अपने सांवेगिक उद्दीपकों के बेहतर प्रक्रमण में सहायता करेगा और इसलिए इन उद्दीपकों के प्रकरण में पूर्वाग्रह को रोकेगा। मानसिक रोगियों का पुनर्स्थापन, मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार के दो घटक होते हैं, अर्थात लक्षणों में कमी आना तथा क्रियाशीलता या जीवन की गुणवत्ता में के स्तर में सुधार लाना। कम तीव्र विकारों जैसे सामान्यीकृत दुश्चिंता, प्रतिक्रियात्मक अवसाद या दुर्भीति के लक्षणों में कमी आना जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है, जबकि मनोविकलता जैसे गंभीर मानसिक विकारों के लक्षणों में कमी आना जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित नहीं हो सकता। कई रोगी नकारात्मक लक्षणों से ग्रसित होते हैं, जैसे काम करने या दूसरे लोगों के साथ अनुनय क्रिया में अनभिरुचि तथा अभिप्रेरणा का अभाव। इस तरह के रोगियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुनः स्थापना की आवश्यकता होती है। पुनः स्थापना का उद्देश्य रोगी को सशक्त बनाना होता है, जिससे जितना संभव हो सके वह समाज का उत्पादक सदस्य बन सके। पुनः स्थापना में रोगियों को व्यावसायिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक चिकित्सा में रोगी की मोमबत्ती बनाना, कागज की थैली बनाना और कपड़ा बुनना सिखाया जाता है, जिससे वे एक कार्य अनुशासन बना सकें। भूमिका निर्वाह, अनुकरण और अनुदेश के माध्यम से रोगियों को सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित कर सकें। इसका उद्देश्य रोगी को सामाजिक समूह में काम करना सिखाना। संज्ञानात्मक पुनः प्रशिक्षण मूल संज्ञानात्मक प्रकारों जैसे अवधान, स्मृति और अधिशासी प्रकारों में सुधार लाने के लिए दिया जाता है। जब रोगी में प्रयुक्त सुधार आ जाता है तो उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उत्पादक रोजगार प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कौशलों के अर्जन में उसकी मदद की जाती है। प्रमुख पद, सारांश, समीक्षात्मक प्रश्न, परियोजना विचार।